दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर। कानपुर में एक जगह आती है सचैंडी पुलिस स्टेशन। तारीख है 19 अगस्त 2025। पुलिस स्टेशन में एक महिला जिसका नाम कांति देवी है अपनी बुजुर्ग माँ के साथ बड़ी परेशानी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर जाकर बताती है कि उनका भाई जिसका नाम है सुवीर सिंह पिछले 10 महीने से वो गायब है। ये सुनकर पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि अगर पिछले 10 महीने से आपका भाई गायब है, जिस तरीके से अभी आप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन आए हैं, ये काम आपको 10 महीने पहले ही करना चाहिए था। तो कांति देवी बताती हैं कि ऐसा नहीं है। दिवाली का दिन था, 1 नवंबर 2024 की जो लास्ट दिवाली थी, और घर के अंदर सब कुछ ठीक-ठाक था। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, फुलझड़ियाँ चला रहे थे और सब लोग मिठाइयाँ खा रहे थे और मेरी मुलाकात अपने भाई से हुई। और मेरी क्या सबसे ही मुलाकात हुई थी, पूरा परिवार साथ था और खुशी-खुशी सब सोने चले जाते हैं। सुबह को जब वो अपने भाई से मिलने जाती है, तो जो उसके भाई की पत्नी थी जिनका नाम था लक्ष्मी देवी, वो बताती हैं कि उनके भाई के नौकरी के लिए गुजरात से अचानक फ़ोन आ गया। बहुत अच्छी नौकरी थी, तनख्वाह उसके अंदर अच्छी-खासी थी और ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था। अब क्योंकि सुवीर सिंह पहले भी गुजरात में काम कर चुके थे, तो वहाँ पर उनकी अच्छी जान-पहचान थी कि उनके भाई गुजरात चले गए हैं। उनकी भाभी जो लक्ष्मी देवी हैं, अपनी ननद कांति देवी को इस चीज़ की जानकारी देती हैं। अब ये सुनकर उनको संतुष्टि होती है, चलो भाई की नौकरी लग गई है, अच्छा ही है। तो पुलिस ऑफिसर उनसे पता करते हैं कि चलो ठीक है। तो उसके बाद कहती है कि उसके बाद हमने जब भी उनका फ़ोन मिलाया, वो जब से आज तक स्विच ऑफ आता है और हम अपनी भाभी के पास जाते हैं तो भाभी ये बताती हैं कि वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। और ये कोई नई बात भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे ऑफिस होते हैं जिनके अंदर लोग मोबाइल फ़ोन को अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है जो वर्कर है वो फ़ोन पर बात करते रहेंगे या कोई रील या कोई जो सोशल मीडिया पर लगे रहेंगे और जो फैक्ट्री का या काम सही तरीके से नहीं करेंगे। तो वो कहती है शुरू में हमें इस चीज़ का कोई ऐसा शक नहीं हुआ, हमें लगा था चलो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें परेशानी अब इस बात की हो रही है कि पिछले 10 महीने से और सिर्फ़ उनकी भाभी से बात होती है और जो उनकी माँ है जिनकी वो बहुत फ़िक्र करते थे, जो उनकी बहन है और उनके 3 बच्चे भी हैं, किसी से भी उनकी बात नहीं हो रही है। और जब भी हम अपनी भाभी के पास जाते हैं, वो बताती हैं कि मेरी उनसे बात हो गई है और वो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और वो आ जाएँगे। अब पुलिस कहती है ठीक है, अब वो उनकी एफआईआर लिखने के लिए बैठती है और अब कहती है कि अब आप हमें पूरी डिटेल बताइए, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जब एफआईआर लिखी जाती है, तो उसके अंदर फिर पूरी डिटेल चाहिए। तो बताती हैं कि जो उनका भाई सुवीर सिंह है, वो गुजरात में काम करता था और वहीं पर उसकी मुलाकात लक्ष्मी देवी नाम की महिला से होती है और दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी का फैसला करते हैं। अब क्योंकि ये कानपुर के जो सचैंडी का रहने वाला था, जो सुवीर सिंह था, और जो लक्ष्मी देवी थी वो गाजीपुर की रहने वाली थी, वो भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। अब दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों वहाँ पर काम करते रहते हैं। तो करीब 7 साल पहले वो दोनों आपस में बात करते हैं कि क्यों ना हम अपने गाँव चले जाएँ। थोड़ा वहाँ पर कम कमा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन थोड़ा तसल्ली से ज़िंदगी गुजारेंगे जो बाकी बची है। तो ये सोचकर दोनों पति-पत्नी सुवीर सिंह और लक्ष्मी देवी गुजरात से अपने देश कानपुर आ जाते हैं। वहाँ पर गाँव में इनका कोई ऐसा घर नहीं था, तो जो इनका कोई जान-पहचान का बंदा था, वो इनको अपनी थोड़ी-सी जगह देता है और वहाँ पर ही अपना कच्चा मकान बनाकर पति-पत्नी दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं और 3 बच्चे इनके होते हैं, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन पिछली दिवाली 1 नवंबर 2024 की दिवाली के बाद हमारी उनसे कोई ऐसी बात नहीं हो पा रही। अब पुलिस खैर एफआईआर लिखती है और उसके बाद अपनी जाँच शुरू करती है। अब जाँच के अंदर जो सबसे पहला संदिग्ध था, या ये कहें कि जिससे सबसे लास्ट में बात हुई थी, तो जो उनकी बहन कांति देवी जो पुलिस स्टेशन में और जो उनकी माता बैठी थी सुवीर सिंह की, उनसे हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर किसी से बातचीत हो रही थी या कोई उनकी जानकारी दे रहा था, तो सुवीर सिंह की पत्नी लक्ष्मी देवी थी। तो सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर है, वो सुवीर सिंह के मोबाइल का सीडीआर निकलवाते हैं, उसकी मोबाइल की डिटेल निकलवाते हैं और उसको देखकर बड़े हैरान होते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि सुवीर सिंह का जो मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन था, वो उसके गाँव का ही था और वो अपने गाँव से बाहर कभी गया ही नहीं था। और क्योंकि लक्ष्मी देवी जो उसकी पत्नी थी, वो ये बता रही थी कि वो गुजरात किसी जॉब के लिए गया है, तो ना ही कोई गुजरात से उसके मोबाइल पर कोई फ़ोन की ऐसी कोई डिटेल थी, क्योंकि जो डिटेल निकाली थी
और वो 1 नवंबर 2024 से ही बंद था और उसके बाद वो स्विच ऑन कभी हुआ ही नहीं। तो फिर लक्ष्मी देवी ये कैसे कह सकती है कि गुजरात से फ़ोन आया था, और फिर वो ये कैसे कह सकती है कि उसकी उससे बात हो रही है? क्योंकि जो फ़ोन ऑन ही नहीं है, तो बात उससे हो कैसे सकती है? तो यहाँ पर पुलिस को सीधा-सीधा लक्ष्मी देवी पर अ, शक जाता है, डाउट होता है। लेकिन पुलिस फिर भी लक्ष्मी देवी के पास नहीं पहुँचती और उसको लगता है कि थोड़ी और जाँच करी जाए और थोड़ा और जाँच परखा जाए। तो वो लक्ष्मी देवी की फिर जो मोबाइल का लक्ष्मी देवी का जो मोबाइल था, उसकी सीडीआर निकलवाती है और वो यही फैसला करती है कि अब इसी को सही तरीके से देखा जाए। तो लक्ष्मी देवी के मोबाइल की जो भी डिटेल पुलिस ऑफिसर के सामने आती है, तो उसमें पता ये चलता है कि उसकी कभी कभी भी उससे बात नहीं हुई, गुजरात के किसी लैंडलाइन नंबर पर या किसी उसके दोस्त के नंबर पर, जिससे वो ये कह दे कि उनका मोबाइल तो स्विच ऑफ है, शायद वो खो गया हो, लेकिन वो अपने फैक्ट्री के नंबर से मुझसे बात करते थे या उनका कोई ऐसा फ्रेंड है उसके मोबाइल से मुझसे बात करते थे। तो पुलिस यही जानकारी निकालने के लिए उसकी सीडीआर निकलवाती है और कोई भी गुजरात से उसके पास इनकमिंग नहीं आई हुई होती, जिससे पुलिस का शक और गहराता है। और उसके अंदर एक अजीब चीज़ पुलिस को ये दिखाई देती है कि कोई एक नंबर उसके अंदर ऐसा है जो लक्ष्मी देवी की मोबाइल की डिटेल थी, जिस पर उसकी बहुत देर-देर तक बात होती है। अब कोई भी महिला है, अगर किसी से ज़्यादा लंबी उसकी बातचीत हो रही है, तो सबसे पहले तो उसकी माँ होती है। अपनी माँ से ही ज़्यादा महिला बात करती है या अपनी बहन से ज़्यादा बातें करती है। लेकिन जब पुलिस उस नंबर की डिटेल निकलवाती है, तो पता चलता है ये नंबर भी सुवीर के गाँव का ही है और उसके आस-पड़ोस का ही है। अब ये देखकर फिर उसका पता लगाया जाता है, तो किसी अमित नाम के आईडी पर ये नंबर रजिस्टर्ड था। उसके बाद पुलिस अमित की जानकारी लेती है और कांति देवी से जो सुवीर सिंह की बहन थी, उनसे बात करती है कि कोई अमित है, जिससे तुम्हारी जो भाभी है लक्ष्मी देवी बात करती है। तो वो बताती है अमित तो सुवीर का सगा भांजा है। अब ये सुनकर पुलिस को और थोड़ी हैरानी होती है कि सगे भांजे से मामी की इतनी लंबी बात कैसे हो रही है, और जो उसकी डायरेक्शन थी और जिस तरीके से रात को फ़ोन थे, दिन में फ़ोन थे और बहुत देर 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 तक बात थी, तो पुलिस को ये समझने में कोई अ, देर नहीं लगती कि मामी का अपने भांजे के साथ ही अफ़ेयर है। लेकिन पुलिस ये फिर ये जाँच करती है कि अब इसका और भी पता लगाया जाए, और पुलिस जितने भी उसके आस-पड़ोस में मोहल्ले थे, मोहल्ले के जो पड़ोसी थे और जो उसके रिश्तेदार थे, सबसे जानकारी लेती है। इसी बीच जो सुवीर सिंह का बेटा, एक करीब 10-12 साल का उसका एक बेटा था, जिसका नाम था रोहित, और वो मतलब समझदार था और वो चीज़ों को समझता था। तो पुलिस उस बच्चे को बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा, जो पिछले जो दिवाली गुजरी है 1 नवंबर 2024 की, उसमें तुम्हारे पिता जब से वापस घर पर नहीं आए हैं, तो क्या तुम्हें अपने पिता की याद नहीं आती? क्या तुम्हारा कभी ऐसा मन नहीं करता कि तुम अपने पिता से बात करो? तो वो बताता है, जो भी वो खुलासा करता है, पुलिस ये सारे खुलासा उसका सुनकर वो चौंक जाती है। वो बताता है कि हम पटाखे छोड़ रहे थे, फुलझड़ी जला रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। उसके बाद जब मैं रात को थक-हार कर घर पर आया, तो मम्मी चाय बनाकर लाती है। अब वो चाय, क्योंकि ये 3 बहन-भाई थे, जो सुवीर सिंह के बच्चे थे, 3 थे। तो वो 10-12 साल का रोहित बता रहा है पुलिस को कि मम्मी चाय बनाकर लाई, उसने पापा को चाय पिलाई और हम जो 3 बच्चे थे, तीनों भाई-बहन को हमें दे दी। लेकिन जैसे ही मैंने चाय का पहला सिप लिया, तो मुझे वो बहुत कड़वी लगी और मेरा मन नहीं करा उसको पीने के लिए। तो मैंने अपने छोटे भाई-बहन से कहा कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, क्या तुम मेरी चाय लोगे? तो वो उनको शेयर कर देता है और वो बड़ी खुशी-खुशी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि चलो हमें तो और भी ज़्यादा मिल रही है। तो आधी-आधी चाय मिलाकर दोनों अपने भाई-बहन को दे देता है और वो बताता है उसके बाद फिर हम सब सो जाते हैं, पापा भी सो जाते हैं, मेरे भाई-बहन भी और मैं भी। लेकिन रात को मुझे एकदम अचानक एक बहुत तेज़ हल्की चीख की आवाज़ आती है और मेरी आँख खुल जाती है और मैं उठकर देखता हूँ, तो अमित भैया और मेरी मम्मी मेरे पापा को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। एक ने उनकी दोनों टाँगें पकड़ी हुई हैं और एक ने उनके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं और उनका जो सर है, वो खून से लथपथ है और उनके सर से खून टपक रहा है। और मैं उनसे जाकर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हो और मेरे पापा को आप कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो बताती है, वो बच्चा बता रहा है कि मुझे मम्मी ने डाँट दिया और कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसके बाद वो मेरे पापा को पता नहीं कहाँ पर लेकर चले गए। मुझे बस इतना ही पता है। अब क्योंकि पुलिस के पास अब काफ़ी सबूत हो गए थे। सबसे पहला सबूत ये था कि सुवीर सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ था और गुजरात से कोई ऐसी इनकमिंग उसके फ़ोन पर, जो उसकी पत्नी थी, उसके फ़ोन पर भी नहीं आई थी। तो सबसे पहला शक उसी से था।
दूसरा ये था कि अमित से उनकी जो इतनी लंबी-लंबी बातें हो रही थी, जो सुवीर सिंह का और उसका भी भांजा था। और तीसरा भी एक जो चश्मदीद गवाह था, जो 12 साल का खुद उसी का बेटा। तो पुलिस लक्ष्मी देवी और अमित को दोनों को उठाती है और पुलिस स्टेशन लाती है और उनसे पूछती है कि बताओ क्या हुआ? तो जो कहानी सामने आती है, वो ये थी कि सुवीर सिंह काम के मामले में ज़्यादातर बाहर रहता था, क्योंकि 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी और जो घर भी अपना नहीं है, किसी दूसरे की ज़मीन पर बनाकर रह रहे हैं और उसको 3 बच्चे हैं और पत्नी है। तो ऐसे में आदमी का सारा ध्यान अपनी कमाई की तरफ रहता है कि किस तरीके से एक छत मिल जाए, जो बच्चे अपना सुकून के साथ में रह सकें। तो इतना ध्यान ज़्यादा अपने घर पर दे नहीं पाता और इसी बीच जो उसका अपना सगा भांजा था सुवीर सिंह का, उसका घर पर आना-जाना हो जाता है अमित का। और उसके आने-जाने में सुवीर सिंह के घर के जाने के बाद अमित का और लक्ष्मी देवी का अफ़ेयर शुरू हो जाता है। और ये जो बातें हैं, ये ज़्यादा छुपती नहीं है और ना ही ऐसी बातों का कोई ऐसा अंत होता है। कोई भी सुखद अंत इन बातों का होता ही नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोण बनता चला जाता है और बात आगे बढ़ती चली जाती है। कि कभी अमित की शादी होगी या वो हो सकता है उसकी शादी हो चुकी हो, उसकी पत्नी को पता चलता, तो भी इसके मतलब इसका जो अंत होता है वो कत्ल पर ही होता है। हैप्पी एंडिंग ऐसे रिश्तों की कभी होती नहीं है। तो वही होता है, ये बातें ज़्यादा छुपती नहीं है और ये सुवीर सिंह को इस बात का पता चल जाता है और वो पहले लक्ष्मी देवी को समझाता है, अपने भांजे को समझाता है, उसके बाद फिर डाँटता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कभी बंद नहीं होती और यहाँ पर अमित और लक्ष्मी देवी को ये लगता है कि सुवीर सिंह हमारे रास्ते में आ रहा है और जब तक ये ज़िंदा रहेगा तब तक ये हम दोनों को मिलने नहीं देगा और हमारे ऊपर ऐसे ही शक करता रहेगा या हमारा पीछा करता रहेगा या हम पर इसकी नज़र हमेशा रहेगी और हम कभी भी खुलकर इस तरीके से नहीं मिल पाएँगे जिस तरीके से पहले मिल रहे थे। तो वो ये फाइनल करते हैं क्यों ना सुवीर सिंह को ही रास्ते से हटा दिया जाए और इसके लिए दिन चुनते हैं वो दिवाली का। उनको ये लगा कि क्योंकि बहुत सारे पटाखों की आवाज़ होती है कि अगर वो चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, तो किसी को कोई आवाज़ उसकी चीख पर शक नहीं होगा। अगर किसी ने चीख सुन भी ली, तो लगेगा कि खुशी से बच्चे चिल्ला रहे हैं और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद वो नशे की गोली लाते हैं और नशे की गोली लक्ष्मी देवी को अमित देता है और रात को वो चाय बनाती है, जो रोहित बता रहा था कि मुझे वो कड़वी लगी, वो उसको कड़वी इसीलिए लग रही थी कि उसके अंदर नशे की गोली थी। और जो सुवीर सिंह के जो चाय थी, उसके अंदर वो नशे की गोली ज़्यादा डाली जाती है। अब आदमी जो दिन का जो त्योहार है, उसी में थका हारा है और उसके ऊपर उसको नशे की गोली दे दी गई है। वो बेसुध सो जाता है और उसके बाद लक्ष्मी देवी अमित को फ़ोन करती है। अमित आता है और कोई भारी लोहे की रॉड लेकर और सुवीर सिंह के सर में बहुत कस के और बहुत तेज़ी से वो मारी जाती है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसके अंदर खून की फुहार निकलनी शुरू हो जाती है और उसी की आहट से रोहित की आँख खुली और रोहित उन दोनों को देख लेता है। उसके बाद घर से करीब 400 मीटर दूर जो एक खाली जगह थी, उसके अंदर गड्ढा खोदा जाता है और लक्ष्मी और अमित उस गड्ढे के अंदर सुवीर सिंह को दफना देते हैं। उसके बाद लक्ष्मी देवी घर आती है और अमित अपने घर चला जाता है। अब ये चीज़ जो लक्ष्मी देवी को इस बात का बहुत अच्छी तरीके से पता था कि उसके जो 10-12 साल का बेटा रोहित है उसने देखी है और वो उसको डाँटती है, पहले पीटती है और उसको धमकाती है और जो रोहित के ये बयान थे कि मम्मी ने चिमटा गरम करके और वो मुझको लगाया और मुझे इस बात की सख्त ताकीद की कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो इसी गरम चिमटे से तुमको इसी तरीके से जलाया जाएगा और तुम्हारे पापा के पास ही तुम्हें पहुँचा दिया जाएगा। यानी कि जो तुम्हारे पापा की हालत तुमने अपनी आँखों से देखी है, इसी तरीके से तुम्हें भी हम मारकर दफना देंगे कहीं पर। और रोहित कहता है कि उसके बाद ये बात मेरी ज़ुबान पर कभी नहीं आई और मैं इसके लिए फिर शांत रहा। अब क्योंकि पूरी कहानी पुलिस के और समाज के सामने आ चुकी थी, अब पुलिस का अगला स्टेप यही था कि चलो अब ये बताओ कि तुमने उसको कहाँ पर दफनाया? क्योंकि अब सबूत के लिए लाश चाहिए। अब पुलिस अमित को और लक्ष्मी देवी को लेकर उस जगह पर जाती है और वहाँ पर जाकर खुदाई होती है और वहाँ पर जब खुदाई होती है तो ये देखकर पुलिस चौंक जाती है और हैरान हो जाती है कि उसके अंदर से वो लाश निकलती ही नहीं। अब पुलिस को ये बहुत गुस्सा आता है और दोबारा से फिर अमित की खातिर तवाज़ा करती है अपने तरीके से और उससे कहती है कि तुम हमारा बेवकूफ़ बना रहे हो और तुम सही जगह नहीं बता रहे हो। तो वहाँ पर अमित और लक्ष्मी देवी बताते हैं कि हमने उनको यहीं पर दबाया था और दबाने के बाद कुत्तों को उनकी खुशबू आई, जब उनका जो मांस है वो गलने लगा और कुत्तों ने वहाँ से मिट्टी खोद ली, क्योंकि हमने ज़्यादा नीचे ज़मीन के अंदर उनको नहीं दबा पाए थे। हमें लग रहा था कोई देख ना ले, हमने ज़्यादा गहरा गड्ढा ना खोद के
थोड़ा सा गड्ढा खोदा और वहाँ पर सुबीर सिंह को दबा दिया था और उसको कुत्तों ने बाहर निकाल दिया। और क्योंकि हमें पता था वहाँ पर हमने एक लाश दफन की है, तो वहाँ पर नज़र रखते थे और हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं जो सुबीर सिंह की लाश को नोच-नोच कर खा रहे हैं। हमने कुत्तों को वहाँ से भगाया और हमने देखा कि जो हड्डियाँ बची थी, क्योंकि मांस सारा कुछ गल चुका था और क्योंकि ज जब हमने उसको दफनाया था, तो जो पिसे हुए नमक की जो थैलियाँ होती हैं, वो हम लाते रहे और घर में इकट्ठी करते रहे और इकट्ठी करने के बाद हमने लाश को खोदा था और खोदने के बाद फिर उसके ऊपर वो सारी नमक की थैलियाँ डाली थी और उसके बाद उसको हमने दबा दिया था। तो लाश जल्दी ही सड़ने गलने लगी। लेकिन इस चीज़ को कुत्तों ने देख लिया और हमें अब ये लग रहा था कि अगर हम इसको गहराई में भी दबा देंगे, तो कुत्तों को पता चल चुका है और कुत्ते दोबारा से उसको खोद कर बाहर निकाल लेंगे। तो हमने वहाँ से वो लाश निकाली, जो भी उसकी हड्डियाँ बची थीं और उनको फिर हमने एक गाँव के बाहर नाला था और हमने उसके नाले के अंदर उसको फेंक दी। अब क्योंकि पुलिस को ये पता चल चुका था कि यहाँ पर उसकी लाश दफनाई गई है और पुलिस को उसका कोई भी एक हड्डी या कोई भी एक सबूत चाहिए, जो अदालत में दिखा सके कि ये सुबीर सिंह की ही है। पुलिस उसकी फिर और सही तरीके से खुदाई करती है और मज़दूरों को ये ताकीद की जाती है कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई हड्डी, कोई भी दाँत या कोई भी चीज़ ऐसी मिल जाए, जो सबूत के तौर पर हम अदालत में पेश कर सकें। तो वहाँ पर कुछ छोटी-छोटी हड्डियाँ मिलती हैं और जो सुबीर सिंह के कुछ कपड़े थे, वो पुलिस के हाथ आते हैं। तो डीएनए के लिए एक हड्डी भी बहुत है, क्योंकि नाले से तो पुलिस को ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन वहाँ से 2-4 हड्डी पुलिस के हाथ लगती हैं और उसके बाद पुलिस दोनों को अरेस्ट करती है। अब इसकी चार्जशीट दाखिल होगी। अब जो हड्डी है इनका डीएनए से ये साफ पता चल जाएगा कि लाश सुबीर सिंह की ही है। तो ये थी आज की कहानी। और जो ऐसे रिश्ते होते हैं, इनका कभी भी अंत सही नहीं होता और इसमें लास्ट में क्राइम होता ही होता है और इस बात को कोई समझता नहीं है, क्योंकि जो 3 बच्चों की माँ लक्ष्मी देवी है, अमित उससे शादी नहीं करता और बहुत सारे ऐसे इशू थे। अगर ये कहानी यहाँ पर ख़त्म ना होती, तो आगे जाकर भी इसका जो एंड था, वो किसी क्राइम से ही होना था। तो इस कहानी पर आपका क्या नज़रिया है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।